आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार। 8 अगस्त का दिन है, मंगलवार की शाम। पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा और विश्लेषण लेकर हाजिर हूं मैं नितिन ठाकुर। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया और इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। इंतजार राहुल गांधी का था, लेकिन गौरव गोगोई की आवाज से सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी तंज करने में कहां पीछे रहने वाली थी। लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। राहुल से शुरुआत न करा के गोगोई को आगे करने की कांग्रेसी रणनीति से करेंगे दिन भर की शुरुआत। वहीं मणिपुर के मैतेई समुदाय को क्यों लगता है कि असम राइफल्स का रवैया उनके साथ ठीक नहीं, इसी वजह से आज बिष्णुपुर जिले में एक चौकी से असम राइफल्स को हटाना पड़ा। उधर कश्मीर में 33 सालों बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या का मामला फिर से खुला है। कौन थे जस्टिस गंजू और कश्मीरी पंडितों की हत्या का मामला सरकार अब क्यों छेड़ रही है? अंत में एक रिपोर्ट जो बताती है कि एयर पॉल्यूशन के कारण हो सकती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम। आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, एम्स दिल्ली के डॉक्टर से पूछेंगे। फिर भौंचा खबर भी आएगी, एक पत्नी ने अपने पति को काला कहा तो कोर्ट क्या बोली। लेकिन पहले 60 सेकंड हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया नितिन। अविश्वास प्रस्ताव पर दिन भर चली चर्चा के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। राहुल गांधी कल और प्रधानमंत्री मोदी परसों ले सकते हैं चर्चा में हिस्सा। अब गुजरात से मेघालय तक होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बताया। मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, हत्या के मामले में गिरफ्तारी नहीं करने देने और पुलिस का रास्ता रोकने के आरोप। संसद सदस्यता बहाल किए जाने के बाद पुराना बंगला अलॉट होने पर राहुल गांधी बोले, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव किया स्वीकार। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से बचें। राजस्थान में महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास करने वालों और आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मंचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटर्स की तरह रखा जाएगा रिकॉर्ड। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। ज्ञानवापी परिसर में आज का एएसआई सर्वे हुआ पूरा। अब बुधवार को होगा आगे का सर्वेक्षण। जयपुर मुंबई ट्रेन शूटआउट मामला, आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह को यार्ड में ले जाकर क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। भारत में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स के मामले बढ़े। मार्च 2023 के आखिर तक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बढ़कर 4072 करोड़ रुपए पहुंचा। और वेस्टइंडीज के साथ T20 सीरीज में इंडिया का करो या मरो मुकाबला आज। इंडियन बैटर्स को अपने खेल में करना होगा सुधार। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। सवेरे सवेरे हमारा न्यूज पॉडकास्ट शो आता है आज का दिन। हमने उसमें बताया था कि हालिया मॉनसून सत्र का दूसरा राउंड आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से शुरू होगा। वो हुआ भी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने सबसे पहले सदन में अपनी बात रखी। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। गौरव ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के मणिपुर में विफल होने की बात की। हालांकि गौरव गोगोई की स्पीच के दौरान भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी पर खूब चुटकी ली। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी क्या बोले, सुनिए। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। बहरहाल गौरव गोगोई की स्पीच के बाद सरकार की तरफ से संसद में भाषण हुआ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई है, उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। राहुल गांधी पर इस तीखे प्रहार के बाद निशिकांत ने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला। कहा कि पीएम बोलते हैं यह विश्वास प्रस्ताव नहीं, ऑपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन किसके साथ है। लेकिन सरकार की तरफ से ये केवल शुरुआत थी। संसद में दिन भर चली आज की बहस का लब्बो लुबाब हमने सुना आज तक रेडियो रिपोर्टर राहुल गौतम से। स्पीकर ने 3 दिन मुकर्रर किए थे
नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्कस करने के लिए 8, 9 और 10। और आज जब मोशन को टेकअप किया गया चेयर के द्वारा, तो सबसे पहले गौरव गोगोई ने डिस्कशन की शुरुआत की। उन्होंने कड़े प्रहार किए सरकार के ऊपर कि किस तरीके से सरकार पूरी तरीके से विफल रही है मणिपुर की स्थिति को संभालने में। उन्होंने बार बार इस बात को याद दिलाया कि किस तरीके से पिछले 97 दिनों से लगातार वायलेंस जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने मात्र 30 सेकंड की एक साउंड बाइट दी पार्लियामेंट के बाहर, और अभी तक उन्होंने पार्लियामेंट में इसको लेकर कोई वक्तव्य नहीं दिया है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो रही है, नॉर्मलसी वापस आ रही है, लेकिन ऐसा कतई ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे रहा। और बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भले ही नंबर हमारे पास ना हो, लेकिन हम ये लोगों को जताना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रही है। उनका जवाब में फिर निशिकांत दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं झारखंड से, वो खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि हम सुबह से न्यूज चैनल्स पे ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी डिस्कशन को ओपन करेंगे। क्या वो सो के नहीं उठे हैं? क्या वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस डिबेट के लिए? तो जिसको लेकर ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा हंगामा करना शुरू किया और कहा कि आप इस तरीके के आक्षेप नहीं लगा सकते। इस तरीके से दोनों में वाद विवाद चलता रहा, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे ट्रेजरी बेंचेस हो। उसके बाद में मनीष तिवारी खड़े होते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो याद दिलाते हैं किस तरीके से सरकार फेल हुई है। फिर उनके जवाब में नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पिछले 9 सालों में एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया है मोदी सरकार ने, जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उन पे खास तवज्जो दी जा रही है। कुल मिलाकर आज का जो आप कह सकते हैं जो सेशन था, उसमें बहुत दिनों के बाद हमने एक चर्चा देखी। हालांकि बीच बीच में रिपीटेड डिस्ट्रप्शंस होते रहे दोनों तरफ से, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन फिर भी हमने देखा कि गंभीर चर्चा हुई। तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे, और आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी डिस्कशन का आज हमने एक रिफ्लेक्शन देखा। अच्छा, राहुल गांधी की स्पीच ना होने पर उन्हें बीजेपी ने जमकर घेरा। राहुल की स्पीच आज ना कराने के पीछे कांग्रेस की कोई स्ट्रेटजी थी, और थी तो क्या सफल हुई या उल्टा मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को? देखिए, कल सबसे पहले ये खबर आज तक नहीं ब्रेक की थी कि राहुल गांधी, क्योंकि अब उनकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की वो बहाल हो गई है, तो वो चर्चा में शामिल हो गए। लेकिन आज सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे के आसपास हमको फिर एक इन्फॉर्मेशन मिली कि चर्चा की जो शुरुआत है वो ही राहुल गांधी करेंगे। उनके बाद गौरव गोगोई बोलेंगे, फिर मनीष तिवारी बोलेंगे, और फिर दीपक बैज जो छत्तीसगढ़ के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बात करेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थी कि राहुल गांधी ही चर्चा को आरंभ करेंगे, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आज सुबह शुरू होने वाली थी। लेकिन अंतिम समय, आप ये कह सकते हैं 11th आवर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और तकरीबन 11 बजे जो प्रोसीडिंग्स थी वो शुरू होनी थी, और तकरीबन 11:50, 11:55 के आसपास ये खबर आती है कि राहुल गांधी नहीं मोशन पर वो शुरुआत करेंगे, और बल्कि गौरव गोगोई जिन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को सबमिट किया था, वो ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब जैसे ही ये लास्ट मिनट चेंजेस हुए, उसके बाद बीजेपी की तरफ हमले आने लगे। जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कहा कि ये हमारा अपना अंदरूनी मामला है कि कौन कब बोलेगा, इसलिए आप इसमें दखलंदाजी ना करें। आप जहां तक बात है नेगेटिव टर्न लेने की, देखिए आपको समझना होगा कि जो समय मिलता है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर बोलने के लिए, वो कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मिलता है, वो हमेशा एक पार्ट अलॉट होता है। अब 1.5 घंटा सपोज कीजिए अगर कांग्रेस पार्टी को अलॉट है, तो 1.5 घंटे में कांग्रेस पार्टी चाहे तो 10 स्पीकर से बुलवा सकती है, अन्यथा वो अगर चाहे तो राहुल गांधी घंटे तक बोल सकते हैं। तो ये कॉल दिया गया है कि राहुल गांधी आज नहीं बोलेंगे। अब जो उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो एक जो मेन कॉम्पिटिटर है नरेंद्र मोदी के, उसके तौर पर दिखें लोगों को, इसीलिए उन्होंने आज चर्चा में शामिल नहीं है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। वहीं सदन स्थगन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, और चर्चा यह है कि राहुल गांधी अब कल सदन में बोल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, केंद्र की ओर से सीबीआई जांच और राज्य सरकार की तरफ से 42 एसआईटी गठित करने के ऐलान के बावजूद सच ये है कि मणिपुर में अब तक कम से कम 160 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 6,500 तो कुल एफआईआर हैं। इनमें हत्या से लेकर बर्बरता से बलात्कार का जिक्र है। 3 मई को मणिपुर में जो जातीय हिंसा शुरू हुई मैतेई और कुकी समुदाय के बीच, वो अब भी किसी न किसी रूप में रह रहकर भड़कती है। कल ही एक प्रदर्शन की खबरें आईं और आज मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी का आदेश भी आया। इसमें बिष्णुपुर की एक चौकी पर असम राइफल्स तैनात थी, तो वहां से उन जवानों को हटाया गया है और उनकी जगह सीआरपीएफ और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है। इस मामले में असम राइफल्स के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। दरअसल घाटी के 5 जिलों में कल मैतेई महिलाओं के कई समूहों ने असम राइफल्स के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और प्रदर्शनकारी महिलाएं इसमें प्रधानमंत्री को शुक्रिया कह रही थीं क्योंकि उन्होंने विरोध करने वालों की चिंता को संज्ञान में लिया, लेकिन वो असम राइफल्स के इम्फाल से बोरिया बिस्तर समेटने पर अड़ी दिखीं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं असम राइफल को प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जंग हम लोग कभी 3 महीने से लड़ रहे हैं। असम राइफल हमारे साथ बहुत सालों से है, मगर अभी जैसे उनकी हरकतें हो रही हैं उससे हमारा विश्वास उनसे पूरा उठ गया है। महिलाओं का आरोप था कि असम राइफल्स मैतेई लोगों के साथ बर्बर तरीके से पेश आती है। तो मणिपुर में असम राइफल्स की तैनाती कहां कहां है और मैतेई समुदाय में इनको लेकर आक्रोश इस कदर क्यों है, हमने पूछा इम्फाल में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से। प्रेजेंटली हम लोग जान सकते हैं कि जो असम राइफल्स का टीम में पहले डिप्लॉयड था आपका 5 वैली डिस्ट्रिक्ट में, जो है इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग। अभी जो मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं या जो आइडियोलॉजी बोल सकते हैं मेटे समुदाय का लोगों के बीच में, ये असम राइफल्स के अगेंस्ट है। क्योंकि जब इंसर्जेंसी का काफी रोक था मणिपुर में, उस टाइम से ही जो असम राइफल्स, क्योंकि इंसर्जेंसी का जब रोक था नागा इंसर्जेंसी ग्रुप के साथ, तब असम राइफल ने एक प्राइम रोल वहां प्ले किया था। प्राइम रोल प्ले करके इंसर्जेंसी दूर किया था, पर उन्होंने काफी हेल्प लिया था कुकी समुदाय का लोगों से। कुकी समुदाय का लोगों को उन लोग ने काफी इंफॉर्मेंट बनाया था जो नागा इंसर्जेंसी का टाइम में, और अभी तक जो हेल्प किया था पास में, अभी तक असम राइफल्स के साथ अभी तक हम लोग सुन सकते हैं कि कुकी समुदाय का लोग अभी भी अच्छा है। और अभी जो हिस्ट्री बोल सकते हैं कि मेटे लोग सोचते हैं कि जो असम राइफल्स है वो काफी कुकी समुदाय लोग को सपोर्ट करते हैं और मेटे समुदाय को लोग को सपोर्ट नहीं करते। एक आइडियोलॉजी ऑलरेडी प्रिवेल है मणिपुर में। पर रिसेंटली आज ही जो बिष्णुपुर कन्वाय रोड है वहां से असम राइफल्स को हटा के सीआरपीएफ को वहां पे डाला गया है। रिसेंटली कल ही एक जो नोटिफिकेशन निकल के आया था जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से था कि जो 9 असम राइफल्स का जो टीम है जो बिष्णुपुर कन्वाय रोड में उनका चेक पोस्ट था, उनको रिप्लेस करके सीआरपीएफ को डाला गया है। पर असम राइफल फुल्ली वहां से हटा देने का ऐसा बात नहीं है। दे विल बी देयर, वहां पे वो लोग रिप्लेस करके दे विल बी अंडर डायरेक्टली अंडर द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जो अभी ऑपरेशनल जो चार्जेस है अभी भी आर्मी के पास है, तो वो लोग, हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनका डिप्लॉयमेंट वो लोग ऑपरेशनल नहीं कर सकते, वो लोग ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। पर वो लोग अभी तक वहां का डिप्लॉयमेंट से उनको वहां से हटा नहीं गया है। सारस्वत, एक चीज बताइए, असम राइफल्स को इस चेक पॉइंट से हटाने की मैसेजिंग आप वहां के राजनीतिक इदारों में और फोर्सेस में किस तरह देखते हैं? देखिए, मैसेजिंग तो प्रोहिबिट क्योंकि होता है, क्योंकि जब ये विजिलेंटी, एक पहले तो विजिलेंटी ग्रुप ने डिमांड किया था असम राइफल्स को हटाने के लिए, पर जितना भी हम लोग देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द मेटे एमएलएस और मेजोरिटी भी जितना मेटे का जितना भी पॉलिटिशियंस है, और इस वायलेंस में नहीं, पहले भी काफी वायलेंस में उन्होंने ये डिमांड किया था कि असम राइफल्स को हटाने के लिए। ये पहले से एक प्रिवेलेंट माइंडसेट है मणिपुर में आज तक कि असम राइफल्स
काफी एक कम्युनिटी को प्रिफर करते हैं और दूसरा कम्युनिटी को नहीं। तो इस सिचुएशन में काफी वायलेंट, काफी इफेक्टिव निकल के क्यों आया है? क्योंकि पुलिस, जब देखिए पहले कम्युनिटी भी डिमांड कर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी डिमांड कर रहे हैं, और इसके बाद जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जो मणिपुर पुलिस के साथ काफी वो लोग का एक हाथापाई, एक आर्ग्यूमेंट होता है, वो लोग काफी वायरल होके एक आदमी लोग का मिस कॉन्सेप्ट डाल के जो पहले से प्रिवेलेंट कॉन्सेप्ट उसको ट्रिगर करता है। इसलिए इस वायलेंट सिचुएशन में, इस टाइम का जो वायलेंस चल रहा है, तो इसलिए ये सिचुएशन, ये जो प्री कॉन्सेप्ट था, इसको ट्रिगर करके और कम्युनिटी का जो पीपल ने, कम्युनिटी का जो मेटे समुदाय का लोगों ने, उन्होंने डिमांड किया असम राइफल्स को हटाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारस्वत। एक बात और है, आज भी दिल्ली में इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम की गृह मंत्री के साथ एक बैठक थी और इसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई। फिल्मों में, किताबों में जब भी कश्मीर और उसकी समस्याओं का जिक्र हुआ कश्मीरी पंडितों का। 1990 में कश्मीरी पंडितों को बड़ी संख्या में वादी छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना पड़ा था। कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ने से एक साल पहले यानी 1989 में एक जज थे नीलकंठ गंजू, उनकी हत्या हुई थी। हत्या के 33 साल बाद यह केस फिर से चर्चा में है। इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA को सौंप दी गई है। जस्टिस नीलकंठ गंजू ने 1960 के दशक में पुलिस ऑफिसर अमरचंद की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई की थी और फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद नवंबर 1989 में JKLF से जुड़े आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सवाल है कि क्या उस वक्त इस केस में कोई जांच नहीं हुई थी? अगर हुई तो वो जांच कहां तक पहुंची थी? और अब इस नए सिरे से ये जो केस खुला है, इसे क्यों खोला जा रहा है? हमने बात की श्रीनगर में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी से। जम्मू कश्मीर में 1989 में शुरू हुए आतंकवाद में सबसे पहले जो नागरिक मारे गए थे, उनमें नीलकंठ गंजू का नाम भी आता है। रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को माना जाता है कि इसी आरोप में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने मारा था कि उन्होंने 1966 में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या में दोषी लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट के खिलाफ जो है मौत का फरमान जारी किया था, जो उन्होंने अगस्त 1968 में फैसला सुनाया था। और माना जाता है कि उसी वजह से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने उनकी हत्या की और नीलकंठ गंजू की हत्या बाज़ाब्ता उसकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने ही ली। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो सबसे प्रमुख आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही था। 4 नवंबर 1989 में उनकी हत्या जब श्रीनगर के लाल चौक में हुई, तब कई घंटों तक नीलकंठ गंजू का शव उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई और यही साफ दर्शाता है कि कितने खराब हालात तब जम्मू कश्मीर के थे। और जाहिर है कि कानूनी प्रक्रिया या फिर हम जांच कहें तो वो किस दिशा में तब गई होगी। हाँ, इतना ज़रूर था कि पुलिस में FIR दर्ज हुआ, लेकिन कोई जांच नहीं हुई क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का तब वर्चस्व जम्मू कश्मीर में था और साथ ही साथ सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं कश्मीर में आतंकवाद के समर्थन में थे। उसके बाद एक सिलसिला चला हत्याओं का, जिसमें ज़्यादातर जो निशाने पर थे वो कश्मीरी पंडित ही थे। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं 30 साल बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी SIA इस केस को दोबारा खोलने जा रही है, वो उन तथ्यों का पता लगाना चाहती है कि कौन से लोग और कौन सा मोडस ऑपरेंडी नीलकंठ गंजू की हत्या में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने इस्तेमाल किया था। चूंकि सरकार के पास और पुलिस एजेंसियों के पास 1989 के तब के तथ्य उतने ज़्यादा नहीं हैं और यही कारण है कि अब नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA ने अब आम लोगों से इस जांच में सहयोग मांगा है। अच्छा अशरफ, एक बात यह भी कही जा रही है कि इस केस के बाद और भी कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़े मामले खुल सकते हैं। क्या ऐसा है या इसके पीछे कोई राजनीति भी है?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद की शुरुआत हुई तो सबसे सॉफ्ट टारगेट कश्मीरी पंडित ही थे। एक तो वो अल्पसंख्यक थे जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, और दूसरी तरफ जो कश्मीरी पंडित थे उनमें से उन लोगों को निशाना बनाया गया जो केंद्र सरकार की एजेंसियों या फिर केंद्र सरकार के सुरक्षा विभागों में काम करते थे। 1989 में ही जो है तब के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का भी अपहरण हुआ और आतंकवादियों के हौसले आसमान पर थे। और जिस अंदाज से तब केंद्र सरकार आतंकवादियों के सामने झुकी और रुबैया सईद के अपहरण के बदले 4 लिबरेशन फ्रंट के ही आतंकियों को जेल से रिहा किया, उससे कहीं ना कहीं आतंकवादियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा, जो कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन इतना कहना भी ज़रूर है कि जिस अंदाज से 30 साल बाद इस मामले को दोबारा खोला गया है वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी है, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता था बीजेपी के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी, और जिस अंदाज से कश्मीरी पंडितों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन 2014 से लगातार किया, लेकिन उस बीच 3 दशक बाद जिस अंदाज से अप्रैल के महीने से लेकर अभी तक टारगेटेड किलिंग्स में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर जो है असर पड़ा है और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित नाराज चल रहे हैं। अब कश्मीरी पंडितों में के साथ जो अन्याय 30 साल पहले हुआ है उस पर दोबारा जांच करके कहीं ना कहीं सरकार जो है कश्मीरी पंडितों का मन या दिल दोबारा जीतने की कोशिश कर रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नीलकंठ गुंजू की हत्या के साथ साथ और भी कई सारे कश्मीरी पंडित 1989 से लेकर 1990 तक कश्मीर में मारे गए थे। उनकी हत्याओं पर भी जो है सरकार और जम्मू कश्मीर पुलिस जांच करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ। प्रदूषण इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, ये तथ्य सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि एयर पॉल्यूशन और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के चलते लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने की बात सामने आई है। रिपोर्ट लैंसेट की है। लैंसेट ग्रुप ऑफ लेबोरेटरीज साउथ अफ्रीका बेस्ड प्रतिष्ठित प्राइवेट पैथोलॉजी सर्विस है और 14 देशों में इसकी 100 लैब्स हैं। लगातार शोध में जुटे रहते हैं ये लोग। तो इनकी रिपोर्ट आई है और ये कहती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंटीबायोटिक दवाएं धीरे धीरे आपके शरीर पर असर खो देती हैं। अभी तो एयर पॉल्यूशन ही लोगों के लिए परेशानी है क्योंकि इसमें हार्ट, स्ट्रोक, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा था, लेकिन इन खतरों की लिस्ट में अब एक और परेशानी जुड़ गई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में 2018 में एयर पॉल्यूशन के चलते और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हो गया उससे 4,80,000 मौत हुई हैं। साथ ही हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जब भी 1% तक बढ़ता है, इससे होने वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी 0.5 या 1.9% तक बढ़ जाता है। यूं तो पॉल्यूशन के कारण हवा पहले से ही खतरनाक थी, लेकिन जिस हवा में कोई भी आम आदमी बेझिझक सांस लेता है उससे अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी खतरा होगा। तो ये कितना चैलेंजिंग है। हमने बात की एम्स दिल्ली के पैलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर संजीव कुमार से। जो 2.5 माइक्रोन के ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड रहते हैं, उसके ऊपर चिपके रहते हैं और जब हम इनहेल करते हैं तो अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि दे फाइट फॉर सर्वाइवल। अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया की, अगर आप यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में जाएंगे तो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप है वहां पे। तो ये WHO और CDC का एक जॉइंट प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया था कि व्हेन, हाउ एंड व्हाई वी आर चूजिंग एंटीबायोटिक। तो अगर वेस्टर्न नेशन में आप जाएंगे ना, वहां पे कोई भी डॉक्टर अपफ्रंट बेसिस पे सोर थ्रोट के लिए एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। दे विल जस्ट टेल कि आप जाइए, गार्गलिंग करिए और वार्म लिक्विड्स लीजिए एंड ओवर द टाइम 4-5 डेज में इट विल बी अ सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज। आप इंडिया में आइए, यहाँ पे क्या है, दे विल प्रोवाइड सम एंटीबायोटिक। एक तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे पास
मेडिकल केयर के लिए जो लीव होता है ना, छुट्टी होती है, वो अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं। अगर किसी को गला खराब हो जाए, हल्का फुल्का फीवर आए, तो एक दिन अगर वो रेस्ट करना चाहे तो ये हमारा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर पाता। अब ये इसलिए इतना बड़ा थ्रेट हो जाता है क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए जब एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस दो जगह पे डेवलप होता है, एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भीतर और एक होता है वो पर्सन जो एंटीबायोटिक यूज कर रहा है उसके भीतर। सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि एक रेजिस्टेंट पर्सन के अंदर एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया घुस गया, तो उसको ट्रीट करना लगभग इम्पॉसिबल। अब PM 2.5 का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या हो रहा है कि आप ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट प्रिवेंट कर सकते, लेकिन एयर टू ह्यूमन कांटेक्ट प्रिवेंट नहीं कर सकते। उससे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूल है आपकी बॉडी में वो चेंज होगा। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज आपके जो नॉर्मल फ्लोरा है आपकी बॉडी में उसको रिप्लेस ही कर दें। एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, तीसरा हमारे यहाँ एंटीबायोटिक यूजेस पे कोई स्टीवर्डशिप नहीं है। अब अगर आप इन सारी चीजों को मिला देंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग पैंडेमिक, तो नहीं कहेंगे लेकिन एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में एक एपिडेमिक तो ये कर ही देगा। जी, तो ये तो समस्या की बात हुई। दूसरा सवाल मुश्किल है क्योंकि वो समाधान से जुड़ा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए सरकार क्या कर सकती है और आम लोग क्या कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक पॉलिसी लेवल का मुद्दा है और आम लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता इसमें? नहीं, इसमें देखिए दोनों का रोल ऑलमोस्ट इक्वल है, गवर्नमेंट और जो एक सामान्य आम नागरिक हैं वो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम कितना यूज करते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का हम कितना यूज करते हैं। दूसरा, एक क्लीन एनर्जी जिसकी हम लोग बात करते हैं ना, कि क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी क्लीन है। क्या हम वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप यहाँ कोयला जलाओ या छत्तीसगढ़ में जलाओ, समहाउ यू आर क्रिएटिंग समथिंग। आप देखिए कि जो बाहर की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले लोग उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं जो शायद हमारे यहाँ इस्तेमाल करना ऐसा समझा जाएगा कि ये एक तरीके से सोशो इकोनॉमिकली इंपावर्ड व्यक्ति नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है साइकिल। हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। कैसे कि किसी को सोर थ्रोट हो गया, गला खराब हो गया, अगर मैं इस फाइट को बाईपास करके एक एंटीबायोटिक उसको दे दूं, लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में हमने बॉडी के इम्यून सिस्टम की उस इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग को बाईपास कर दिया, तो अब क्या है, आपको हमेशा दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और फिर आप जितनी भी दवाइयां इस्तेमाल करते जाएंगे, डेफिनेट सी बात है कि ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते जाएंगे। हमें भी अपने आप को ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि हर एक चीज का सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं। जी, अच्छा, सिर्फ समझने के लिहाज से पूछ रहा हूं, अगर आज से 20-30 साल बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का स्तर भयावह रूप से बढ़ गया तो उसकी तस्वीर कैसी होगी? कैसा दिखेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? जब ये पूरी तरीके से रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो बेसिकली होगा क्या कि आप कोई भी एंटीबायोटिक पेशेंट को दे ही नहीं सकते। अब वो इस स्थिति में आ जाएगा कि या तो उसकी बॉडी उस बैक्टीरिया से खुद ही फाइट करके मार दे उसको, अगर ऐसा कर पाया शरीर तब तो ठीक है, और नहीं कर पाया देन इसका कोई सोल्यूशन। एक दिन हमारा एक इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर के साथ डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें पता चला कि 1985 या 1987 में जो लास्ट एंटीबायोटिक क्लास डिस्कवर की गई थी ना, वो 1985 या 1987 में डिस्कवर की गई थी। मतलब 30-35 सालों के इस इतने एडवांस मेडिकल रिसर्च के एरा में हम एक नया ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक नहीं खोज पाए। तो इतनी तेजी से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस होंगे, और इसको लेके पूरी दुनिया एक्चुअली बहुत परेशान। तो अगर हमने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो फिर ऐसा पैंडेमिक, ऐसा एपिडेमिक आएगा, और जो एक स्वीपिंग वेव होता है ना, उस तरीके से कोई एक इन्फेक्शन फैलेगा और वो स्वीप कर जाएगा पूरी तरह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब भौचक की बारी, आ गए हैं जमशेद। काले कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों का मजाक बनाने की परंपरा
हमारे देश में कोई नई नहीं है। याद कीजिए कि आपका वो दोस्त जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क था, आप उसे क्या कहकर चढ़ाते थे। हमारे देश में गोरे रंग के लिए जो ऑब्सेशन है वैसा शायद ही कहीं पर हो। शादी के लिए आने वाले विज्ञापनों में आज भी गोरी लड़की या गोरे लड़के की चाहत की जाती है और इसीलिए हमारे देश में फेयरनेस क्रीम की इंडस्ट्री $बिलियन की है। लेकिन क्या किसी शख्स का रंग पत्नी से उसकी तलाक की बुनियाद बन सकता है? आप कहेंगे अजी हाँ। तो लीजिए सुनिए आज की भौचक खबर। कर्नाटक के फैमिली कोर्ट में एक पति पत्नी की तलाक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि अपने पति की त्वचा का रंग काला होने की वजह से उसकी बेइज्जती करना क्रूरता है और ये उस व्यक्ति की तलाक की मंजूरी दिए जाने की ठोस वजह भी है। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूद सबूतों को बारीकी से जांचने पर पता चलता है कि पति का रंग काला होने की वजह से पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इस पहलू को छिपाने के लिए उसने पति के खिलाफ अवैध संबंधों के झूठे आरोप भी लगाए। ये साफ तौर पर क्रूरता के बराबर है। हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत तलाक की याचिका मंजूर कर ली। बेंगलुरु में रहने वाले इस कपल की शादी 2007 में हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने कहा, पति का कहना है कि पत्नी उसका काला रंग होने की वजह से उसे अपमानित करती थी। पति ने कहा कि पत्नी उसे अलग अलग नामों से बुलाती थी पर वो बच्ची की खातिर इस अपमान को सहता था, पर अब और नहीं। तो हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि अगर आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी शख्स को जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो उसे अलग अलग अपमानजनक नामों से बुलाते हैं तो ये हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं है। ये क्रूरता है और इसके लिए कानूनी तौर पर शिकायत भी हो सकती है और सजा भी। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। जी शुक्रिया जमशेद। और आज मंगलवार है तो आज आया है हमारा पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। अगर आपका सर्दी जुकाम 2-3 दिन में ठीक नहीं होता, थोड़ा लंबा मेहमान बन जाता है, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनना चाहिए आपको। और फिर बताइए radio@aajtak.com पर कि आपको कैसा लगा हेलो डॉक्टर, और साथ ही ये भी कि कैसे लग रहे हैं हमारे बाकी पॉडकास्ट। तो सलाह मशवरा, तारीफ, आलोचना कुछ भी कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आज तक रेडियो सुनते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।